जय हिंद। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। उसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में अशोक के धर्म के बारे में पढ़ा था। मौर्य वंश चल रहा है, उसमें हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा, बिंदुसार को देखा, सम्राट अशोक का जीवन परिचय, फिर अशोक का धर्म। अब आज अशोक के अभिलेख के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जिन दोस्तों ने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जब मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको एकदम टॉपिक वाइज सारी वीडियो दिखाई देगी। आराम से आप पढ़िए, तैयारी करिए। आज हम लोग चर्चा किया जाए अशोक के अभिलेख के बारे में। आइए शुरू किया जाए। यहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसमें आपको दिखाई देंगे। यहाँ के क्वेश्चन जो बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अशोक के अभिलेख। ठीक है, तो सबसे पहली बात अशोक के अभिलेख में ये आएगी कि अशोक के अभिलेख या शिलालेख की खोज सबसे पहले किसने की। आइए उनको लिखा जाए। अशोक के जो अभिलेख के खोजकर्ता थे वो कौन थे? टी फैन थेलर। और इन्होंने ये खोज कब की थी? तो 1750 ईस्वी में। ठीक है, एक तो सबसे पहला यही क्वेश्चन बनता है कि अशोक के शिलालेखों की खोज किसने किया था। तो टी फैन थेलर 1750 ईस्वी में किए थे। और ये भी जान जाइए कि कौन सा वो अभिलेख था। ठीक है, तो दिल्ली मेरठ अभिलेख, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन सीधे सीधे बनेगा कि अशोक के अभिलेख की खोज सबसे पहले किसने किया था? टी फैन थेलर ने 1750 ईस्वी में। लेकिन जब और डीप पूछे कि वो अभिलेख कौन सा था तो उसमें भी दिल्ली और मेरठ अभिलेख। ठीक है, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्टैब्लिश करवाया था। ठीक, दूसरी बात कि अशोक के शिलालेख या अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा किसने। ठीक है, सर्वप्रथम पढ़े कौन भाई? तो सर्वप्रथम पढ़ने वाले सन कब है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, 1837 ईस्वी। और उनका नाम क्या है? जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने ही सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। कब? 1837 ईस्वी में। ठीक है, और वो अभिलेख कौन सा है जिसको इन्होंने सबसे पहले पढ़ने में सफलता हासिल की? तो वो है आपका दिल्ली टोपरा अभिलेख। इंपॉर्टेंट है, सब नोट करते जाइएगा। ठीक है, दिल्ली टोपरा अभिलेख। और फिर ये पूछे कि इसकी खोज कौन किया था, तो जो इसके खोज करता है उनका नाम है कैप्टन पोलियर। और इन्होंने कब किया था इसकी खोज? 1785 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहली बात आएगी कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1837 ईस्वी में। कौन सा अभिलेख जिसको पढ़े थे? दिल्ली टोपरा अभिलेख। खोजकर्ता इसके कौन है? कैप्टन पोलियर, 1785 ईस्वी में। दिल्ली मेट अभिलेख, इसके खोजकर्ता टी फैन थेलर। और सबसे पहले खोज करें 1785 ईस्वी में अशोक के अभिलेख का आता है, तो ये बताएंगे। मतलब कि अशोक के अभिलेख की सबसे पहले खोज कौन किया? तो टी फैन थेलर। क्या है? दिल्ली मेट अभिलेख। और अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा किन्होंने? जेम्स प्रिंसेप, 1837 ईस्वी में। कौन सा अभिलेख? दिल्ली टोपरा अभिलेख। इसके खोजकर्ता कैप्टन पोलियर, 1785 ईस्वी। और इन दोनों ही अभिलेखों को फिरोज शाह तुगलक ने स्टैब्लिश करवाया था। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। आइए आगे बढ़ा जाए। तो अशोक के जो अभिलेख हैं उनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभिलेख तो ओवरऑल सभी को कहते हैं। अभिलेख तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले शिलालेख, सबको हम बताएंगे, निश्चिंत रहेगा, लिखा जाएगा, आप एकदम समझ जाएंगे वन बाय वन। फिर है आपका स्तंभ लेख। ठीक है, और फिर है आपका गुहालेख। ये तीन, इन तीनों को बोलते अभिलेख हैं। और ये तीन प्रकार के होते हैं, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। अब इसमें अंतर क्या है इसको देखा जाए। देखिए, और एक बात और जान जाइए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि अगर सबसे पहले अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित करने वाला कोई भारत का पहला सम्राट था तो कौन थे? सम्राट अशोक थे। ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। शिलालेख में क्या था, क्या अंतर है? तो इसमें प्रशासन और सदाचार की बातें थी। ठीक है, शिलालेख में अशोक के आप पाएंगे कि प्रशासनिक और सदाचारपूर्ण बातें आपको दिखाई देंगी। ठीक है, स्तंभ लेख में यह मुख्य रूप से धम्म से संबंधित था। किस चीज से भाई? धम्म से। और धम्म की व्याख्या मैंने पिछली वीडियो में डिटेल रूप में की है कि धम्म क्या होता है। ठीक है, और गुहालेख, गुहा इसलिए नाम है क्योंकि गुफाओं में उत्कीर्ण लेख मुख्य रूप से बौद्ध
धर्मावलंबियों के लिए। ठीक है, तो अब आप अंतर समझ गए अच्छे से। स्तंभ लेख, सॉरी शिलालेख और अभिलेख में सबसे पहला शिलालेख, उसमें क्या था भाई, प्रशासन और सदाचार की बातें, एथिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन। स्तंभ लेख में आपका धर्म से संबंधित मतलब रिलीजन, धर्म। और गुहा लेख में जो गुफाओं में लिखते थे मेन रूप से बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए, उसे बोलते थे गुहा लेख, जहां गुफाओं पे लिखा रहता था। तो ये अशोक के अभिलेख को हम 3 भागों में बांट के आराम से पढ़ेंगे, आसानी से समझेंगे। तो आज जो चर्चा करनी है वो किस पे, टोटल शिलालेख पे। ठीक है, और इसमें भी जान जाइएगा कि शिलालेख भी 2 प्रकार के थे, ये सभी का 2 टाइप है। ठीक है, लिख लीजिएगा, दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख। वैसे ही स्तंभ लेख भी 2 प्रकार के, दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। और गुहा लेख में कोई टाइप नहीं है, तो शिलालेख दीर्घ और लघु, स्तंभ लेख भी दीर्घ और लघु। और सबसे बड़ी बात, नोटिस पॉइंट लिख लीजिएगा, इन सभी अभिलेखों की जो भाषा है, इन सभी अभिलेखों की भाषा वो क्या है भाई, प्राकृत। ठीक है, जबकि लिपियां इनकी अलग है। क्या, तो ये ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मेइक और यूनानी लिपियों में लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो अशोक के अभिलेखों की भाषा है ये सभी प्राकृत भाषा है, लैंग्वेज प्राकृत है, लेकिन जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, वो ब्राह्मी भी है, खरोष्टी भी है, आर्मेइक भी है और यूनानी भी है। ठीक है, अभी इसकी चर्चा किया जाएगा कि कहां कहां पे कौन सी लिपि मिली है किस अभिलेख में। ठीक है, तो यहां ही समझ लीजिए कि जो आपका लघु शिलालेख है, जो दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख है, और जो पूरा गुहा लेख है, ये सभी की जो लिपि है ये क्या है, ब्राह्मी, ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी, ब्राह्मी कहेंगे, याद कैसे होगा, तो आप ध्यान रखिए कि बस दीर्घ शिलालेख को छोड़ दीजिए तो सभी जो है वो ब्राह्मी लिपि में है, केवल दीर्घ शिलालेख ही, मतलब कि इसमें 2-3 लिपियों का समावेश होगा। बात समझ गए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम सब लिखेंगे 1 बाय 1। आइए आगे बढ़ा जाए। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि जो दीर्घ शिलालेख है उसी की लिपियां जो है ब्राह्मी और भाषा में, सॉरी और लिपियों में मिली है। दीर्घ शिलालेख की जो स्क्रिप्ट है, बाकी तो सभी ब्राह्मी में है, तो उसको लिखा जाए। नोटिस पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट लगा के लिखिए कि भारत के बाहर, भारत के बाहर पाए गए कुछ शिलालेखों की लिपियां ही क्या हैं, खरोष्टी, आर्मेइक और यूनानी है। समझ गए बात को, जो भारत के बाहर पाए गए कुछ शिलालेखों की जो लिपियां हैं वही खरोष्टी, आर्मेइक और यूनानी है, जो भारत से बाहर है। ठीक है, भारत में जितने हैं वो अधिकांशतः या सभी कह लीजिए ब्राह्मी है। ठीक है, तो उदाहरण क्या है भाई, जो भारत के बाहर जिनमें खरोष्टी, आर्मेइक और यूनानी लिपियां दिखाई दे रही हैं, तो लिख लीजिएगा उदाहरणता या उदाहरण, जैसे कौन कौन सा है उसमें, तो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा के अभिलेख। ठीक है, ये आपका क्या है भाई, तो खरोष्टी लिपि में। ठीक है, उसके बाद नंबरिंग कर लीजिएगा, फिर नंबर 2 तक्षशिला से प्राप्त एक अभिलेख, इसकी लिपि क्या है, तो वो है आपकी आर्मेइक लिपि। ठीक है, फिर सरेकुना, कहां भाई, तो कंधार, यहां से प्राप्त अभिलेख है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनानी और आर्मेइक लिपि दोनों का मिश्रण है, इसीलिए इसको जो सरेकुना से प्राप्त अभिलेख, इसको सरेकुना अभिलेख भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, द्विभाषी अभिलेख। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये द्विभाषी अभिलेख है। कौन सा, जो सरेकुना कंधार से प्राप्त अभिलेख है, इसमें 2 लिपियां दिखाई दे रही हैं, यूनानी और आर्मेइक लिपि, इसीलिए इसको बोलते हैं द्विलिपिक या द्विभाषी अभिलेख। कौन सा है, एकमात्र सम्राट अशोक का, तो सरेकुना अभिलेख जो कंधार से प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिर आगे बढ़ा जाए। फिर है आपका
लंघमान अभिलेख। ठीक है, लंघमान अभिलेख मतलब ये कहाँ है भाई, इसका लोकेशन लिख लीजिएगा, जलालाबाद। ठीक है, तो जो लंघमान से प्राप्त अभिलेख है, इसकी भी जो लिपि है वो क्या है, आर्मेयिक लिपि है। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के बाहर जो आपको बताया शिलालेख की लिपियां खरोष्टी, आर्मेयिक, यूनानी है, उसमें शहबाजगढ़ी और मानसेहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। सबका लोकेशन बताऊंगा मैं आगे, अभी चर्चा होगी पूरी तरह से। जो अशोक के 14 शिलालेख मिले हैं, जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। फिर तक्षशिला से प्राप्त जो अभिलेख है वो आर्मेयिक लिपि में मिला है। सरेकुना कांधार से जो प्राप्त अभिलेख है वो यूनानी और आर्मेयिक लिपि में, इसलिए इसको द्विलिपिक द्विभाषी अभिलेख भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब पूछेगा आपसे कि द्विभाषी द्विलिपिक लिखा गया एकमात्र अभिलेख कौन सा है अशोक का, तो बताएंगे आप सरेकुना अभिलेख। और फिर लंघमान अभिलेख जो है ये भी आपका आर्मेयिक लिपि में लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इस याद करने के लिए तक्षशिला और लंघमान अभिलेख जो है आर्मेयिक लिपि में, शहबाजगढ़ी मानसेहरा खरोष्टी लिपि में, और सरेकुना यूनानी और आर्मेयिक दोनों का मिक्स है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं। हाँ, पहले एक बात लिख लीजिए, एक नोटिस पॉइंट, कई बार क्वेश्चन ये पूछ देता है, यही मैं लिख देता हूं। इस बात को आप लिख लीजिएगा पूरी तरह से कि जो अशोक का इतिहास है केवल उनके अभिलेखों के आधार पर किसने लिखा है, तो एक राइटर है, वो इतिहासकार हैं, क्या नाम है उनका, लिख लीजिए, डी आर भंडारकर। डी आर भंडारकर। क्या इनके बारे में लिखेंगे कि अशोक का इतिहास केवल उनके अभिलेखों के आधार पर जो लिखने वाले इतिहासकार हैं। अशोक का इतिहास केवल उनके अभिलेखों के आधार पर जो लिखा है वो कौन है, डी आर भंडारकर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब आगे बढ़ा जाए अशोक के दीर्घ शिलालेख के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा, अशोक के दीर्घ शिलालेख। दीर्घ शिलालेख। ठीक है, सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए कि यह 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है। क्या, यह 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये जो निम्न स्थान है ये इस प्रकार है, निम्न स्थान इस प्रकार। ठीक है, इसको हम लोग इधर देखा जाएगा। तो पहले समझ लीजिए ये 14 विभिन्न लेखों का क्या है भाई, ये एक समूह है। और जो कितने स्थान से मिला है, 8 स्थानों से। मतलब कि दीर्घ शिलालेख है, जैसे मान लीजिए ये शिला है कोई, अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब कि इस पे 14 लेखों का समूह एक शिलालेख ऐसा हुआ। ऐसे ही ये जो शिलालेख हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक, अब ये पूरी 14 शिलालेख, ये पूरा 14 लेख, ये 14 लेख, ये 14 लेख, ऐसे ये 8 स्थानों से प्राप्त हुआ है। वही हम लोग को देखना है, वही क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद ये 14 विभिन्न जो लेख हैं, जो हर शिलालेख जो 8 स्थान से मिले हैं, वो क्या लिखे गए हैं, 14 बिंदु पॉइंट, उसको पढ़ना है, वहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको इंडिया के मैप से देखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। आइए स्टार्ट किया जाए। तो ये बन गया भारत। अब भारत के मैप से हम लोग समझेंगे कि ये जो दीर्घ शिलालेख 8 स्थान वो कहाँ कहाँ हैं, जहां से ये पाए गए हैं। ठीक है, तो यहां से शुरू किया जाए, नॉर्थ से होते हुए ऐसे हम लोग बढ़ा जाएगा। ठीक, तो ये और ये ध्यान रखिए कि कुछ शिलालेख अफगानिस्तान और पाकिस्तान से पाए गए हैं। तो ये जो आपका कौन सी कंट्री है, ये पाकिस्तान। ठीक, तो आइए स्टार्ट किया जाए। लोकेशन पे एकदम ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो है, ये आपका शहबाजगढ़ी, लिखते चलिएगा साथ में, शहबाजगढ़ी शिलालेख। ठीक, ये कहाँ है, लोकेशन लिख लीजिएगा, पेशावर। इसकी खोज कौन किया था, तो जनरल कोर्ट। और ये किस लिपि में है, तो खरोष्टी लिपि। ठीक है, पहला शहबाजगढ़ी। फिर उसी के नीचे आएंगे, यहां मिलेगा आपको मानसेहरा अभिलेख। ठीक है, मानसेहरा अभिलेख।
ऐसे हम बॉक्स में कर दे रहे हैं, तो आपको ध्यान रहेगा कि ये अभिलेख है, लिपि है कौन सी है, कौज किसने खोजा है। मानसेरा अभिलेख ये कहाँ से मिला है, यही पाकिस्तान में, जिला है हजारा, ठीक है। इसकी खोज कौन किया है, तो इसके जो खोज करता है वो कैप्टन ले, ठीक है। कहीं कहीं आपको इसे खोजकर्ता कनिंघम महोदय दे देगा, कैप्टन ले, ठीक। उसके बाद ये किस लिपि में है, तो ये भी आपकी खरोष्टी लिपि में है, खरोष्टी लिपि, ठीक है। तो शहबाजगढ़ी देख लिए, मानसेरा देख लिए, फिर देखिए जो तीसरा है वो है गिरनार अभिलेख, ठीक है। कौन सा, गिरनार अभिलेख। गिरनार कहाँ है भाई, तो यहां मैं लिख रहा हूं इसका लोकेशन, गुजरात का जो काठियावाड़, वहीं पे है आपका गिरनार अभिलेख। और इसके जो खोज करता है कर्नल टॉड, कर्नल टॉड। और अब ध्यान रखिएगा, जब इंडिया में के अंदर अब आएंगे, भारत के बाहर खरोष्टी थी, अब इस अभिलेख की जो लिपि है वो क्या हो जाएगी, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। भारत के अंदर जो भी रहेगा वो सभी क्या रहेगा, ब्राह्मी लिपि में, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गिरनार काठियावाड़ जिले में खोज कर्नल टॉड और लिपि है ब्राह्मी, ठीक। अब आगे बढ़ा जाए तो महाराष्ट्र में सोपारा अभिलेख, कौन सा है भाई, सोपारा, यहां लिख रहा हूं ध्यान रखिएगा, ठीक। सोपारा, अब ये कहां पे है, तो ये महाराष्ट्र का ठाणे जिला, ठीक है, महाराष्ट्र का ठाणे जिला। और इसके जो खोज करता है वो कौन है, अणु घोष, ठीक है। इसके खोज करता है अणु घोष, ये खोज किए हैं, ठीक है। और इसकी जो लिपि है वो भी क्या होगी, ब्राह्मी लिपि होगी, क्योंकि ये क्या है, भारत के अंदर पाया गया है, ठीक है, भारत के अंदर का शिलालेख है। तो शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, गिरनार, सोपारा, महाराष्ट्र का ठाणे जिला, अणु घोष खोजकर्ता, लिपि ब्राह्मी। फिर जो अगला शिलालेख मिला है अशोक का, वो आंध्र प्रदेश से मिला है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, कौन सा शिलालेख है ये, एर्रागुड्डी, क्या नाम है भाई, एर्रागुड्डी शिलालेख या अभिलेख, इसको लिख लीजिएगा। आंध्र प्रदेश का कर्नूल जिला, ठीक है। और इसकी लिपि भी क्या है, तो ब्राह्मी। और इसके भी जो खोज करता है वो कौन है, अणु घोष, जो अभी आपने पढ़ा, वही अणु घोष जो सोपारा की किए हैं महाराष्ट्र में, वही एरागुड्डी शिलालेख की खोज किए हैं आंध्र प्रदेश में, एरागुड्डी कर्नूल जिला, ठीक। आगे उड़ीसा, उड़ीसा से दो हैं भाई, एक है आपका जौगढ़, आप आराम से ऐसे ही बना के लिखते चलिएगा साथ में, तो बड़े आराम से समझ जाएंगे क्या लिखा हूं मैं, जौगढ़ शिलालेख, ठीक है, या अभिलेख। अब यहाँ पे इसको लिख लीजिए, इसके बारे में क्या, तो उड़ीसा का गंजाम जिला, अब उड़ीसा को उड़ीसा कहते हैं, उड़ीसा का गंजाम जिला, वहां पे ये शिलालेख। और इसकी भी भाषा क्या है, तो ब्राह्मी, मतलब लिपि जो है वो ब्राह्मी। इसके खोजकर्ता जो है वो है वॉल्टर इलियट, वॉल्टर इलियट, ठीक है। ध्यान रखिएगा सब चीज, ऐसे जब पढ़ेंगे तो आपको बातें पूरी अच्छी तरह से याद हो जाएंगी, रटना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों को भारत के मैप से समझा रहा हूं कि आपको कहते हैं मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सर याद कैसे होगा। इतिहास सबसे मजेदार है, भारत के मैप से एक बार पढ़ के देखिए हर चीज को, चाहे वो एंशिएंट हो, मिडल हो या मॉडर्न हो, आपको एकदम चुटकी में आ जाएगा सब कहानी है, कितना मजेदार लगता है इतिहास पढ़ने में। एक बार इंटरेस्ट लेके पढ़िए कहानी की तरह और भारत के मैप का सहारा लीजिए, सब चीज आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। नक्शा आदमी नहीं भूलता, एक बार मैप अपने दिमाग में बिठा लेंगे, हर चीज के बारे में सब चीज याद हो जाएगा। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा तो पढ़ने में मजा आ रहा होगा, ठीक। फिर इसी उड़ीसा से जौगढ़ मिला, दूसरा मिला धौली, ठीक है। इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, धौली शिलालेख या अभिलेख। ये आपका उड़ीसा के पुरी में, कहाँ है भाई, उड़ीसा के पुरी जिले में, ठीक है। और इस धौली के जो, धौली से जो मिला है ये, सॉरी जो धौली अभिलेख मिला है, इसके जो खोज करता है वो कौन है, तो इनका नाम है किट्टो, ध्यान रखिएगा। जो धौली अभिलेख है जो उड़ीसा के पुरी जिले से मिला है, उसके खोजकर्ता कौन है, किट्टो, ठीक है। और इसकी लिपि भी क्या है, तो ब्राह्मी है, ठीक। फिर जो लास्ट है, लास्ट ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ लास्ट, लास्ट जो मिला है वो उत्तराखंड से मिला है, उत्तराखंड, ठीक है। इसका नाम है कालसी। और ये कालसी अभिलेख जो है वो उत्तराखंड के देहरादून से मिला है, ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून से मिला है। और इसकी लिपि भी क्या है, तो ब्राह्मी है। और इसके जो खोज करता है वो फॉरेस्ट, इसके खोज करता है फॉरेस्ट, ठीक है। तो अब देखिए कहां से कठिन लगा, ये अशोक के वो 14 शिलालेखों का समूह है जो 8 स्थानों से पाया गया है, मतलब 14 लेख एक एक शिलालेख पे लिखे गए हैं, और वो जितने भी अभिलेख हैं वो 8 स्थानों से पाए गए हैं, वो यही है, ठीक है।
पहला शहबाजगढ़ी पेशावर में जनरल कोर्ट खोजकर्ता खरोष्टी लिपि, ठीक है, ये लोकेशन देखिए। दूसरा मानसेहरा जो पाकिस्तान में हजारा जिला खरोष्टी लिपि कैप्टन ले इसके खोजकर्ता। तीसरा जो है वो कौन है, गिरनार गुजरात में काठियावाड़ जिला खोजकर्ता कर्नल टॉड लिपि ब्राह्मी भारत के अंदर ब्राह्मी। फिर है चौथा सोपारा महाराष्ट्र ठाणे जिला और खोजकर्ता ब्राह्मी लिपि। फिर आपका ये पांचवा आंध्र प्रदेश कर्नूल जिला एरागुड्डी शिलालेख ब्राह्मी लिपि खोजकर्ता अणु घोष। फिर आपका छठवां उड़ीसा में ही जौगढ़ गंजाम जिला खोजकर्ता वाल्टर इलियट लिपि ब्राह्मी। फिर सातवां धौली उड़ीसा में पूरी ब्राह्मी लिपि खोजकर्ता किट्टो। और लास्ट में जो आपका है वो है कालसी देहरादून लिपि ब्राह्मी खोजकर्ता फॉरेस्ट। ये अशोक के जो दीर्घ शिलालेख हैं 14 लिखे हुए जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं ये हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग को उस बारे में विचार करना है कि जो अशोक के जो 8 स्थानों से पाए गए 14 लेखों का जो समूह है, जो शिलालेख हैं, वो क्या क्या है, जो 14 स्टेटमेंट लिखा है जिसको हम शिलालेख कहते हैं, दीर्घ शिलालेख। वहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं, बराबर आते हैं। तो आइए लिखा जाए अशोक के 14 शिलालेख, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बराबर आते हैं, कई बार आएगा आपको मैच कराने को, ठीक है। तो अशोक के 14 शिलालेख, दीर्घ कर लीजिए, ठीक है, दीर्घ है ही। अशोक के 14 दीर्घ शिलालेख, ठीक है। मतलब इसमें क्या क्या विषय है। तो जो प्रथम शिलालेख है इसमें क्या है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, मतलब जीव हत्या पर निषेध किया गया है। तो लिख लीजिए पशु बलि की निंदा, ठीक, शॉर्ट में याद रखना है, मेन थीम ही पूछता है, ठीक है। तो पशु बलि की निंदा मतलब जीव हत्या करने से। देखिए शब्द बदले तो घबरा मत जाइएगा, आप पढ़े पशु बलि की निंदा और एग्जाम में दिया प्रथम शिलालेख में मैच करने को या पूछ रहा है और वहां लिख दिया जीव हत्या का निषेध, बात वही है, ठीक है, जीव हत्या का निषेध चाहे पशु बलि की निंदा, ठीक। अब आइए दूसरा शिलालेख। दूसरा क्या है, मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है इसमें, मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख, ठीक है। फिर जो तीसरा शिलालेख है इसमें राजकीय अधिकारियों को, जो राजकीय अधिकारी हैं, तो राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष राज्य का दौरा करें, राज्य का दौरा करें। किस लिए भाई, जिससे वो प्रजा को धर्म की और अन्य कार्यों की शिक्षा दे सकें, इसलिए इन अधिकारियों को आदेश है कि हर 5वें वर्ष राज्य का दौरा करें। चौथा शिलालेख, चौथा शिलालेख में कहा गया है भेरी घोष की जगह धम्म घोष। धम्म को मैंने आपको बखूबी समझाया ही है कि भेरी घोष की जगह लिखी जगह धम्म घोष की घोषणा, ठीक है, मैंने आपको बखूबी समझाया है भेरी घोष के बारे में, धम्म घोष के बारे में कि धर्म की बातें थी, तो मतलब अब जो जीवन शैली पशुओं को काटना मारना ये सब था वो सब को हटा के ये अशोक की पॉलिसी थी, धम्म घोष की घोषणा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा, किस शिलालेख में, तो चौथे शिलालेख में, ठीक है। फिर पांचवा शिलालेख, पांचवा शिलालेख इसमें क्या है भाई, तो धम्म महामात्र की नियुक्ति, धम्म महामात्र का मतलब मंत्री, धम्म महामात्र की नियुक्ति, ये किसमें है, 5वें शिलालेख में है, ठीक है। ये भी अधिकारी थे जो धम्म महामात्र थे, तो 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। किस लिए, जनता के कल्याण और सुख के लिए एवं उनके दुख दूर करने के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी, इसकी जानकारी 5वें शिलालेख से मिलती है, ठीक है। फिर छठा शिलालेख, सर्व लोकहित से संबंधित, सर्व लोकहित से संबंधित कुछ भी प्रशासनिक सुझाव, प्रशासनिक सुझाव किसी भी समय या स्थान पर दें। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है, शॉर्ट में लिखा हूं, पूरी बात समझिएगा। अशोक अपने राजकीय अधिकारियों को स्पष्ट आदेश देता है कि सर्वलोक से संबंधित कुछ भी प्रशासनिक सुझाव मुझे किसी भी समय या स्थान पर दें, या मैं अपने शयन कक्ष में रहूं, या रथ पे कहीं घूमने जा रहा हूं, या मैं भोजन कर रहा हूं, या मैं सो रहा हूं, किसी भी समय अगर सर्वलोक हित की बात है तो कोई भी अगर सुझाव है तो मुझे तुरंत दें। इसकी जानकारी 6वें शिलालेख से मिलती है, ठीक है। फिर है आपका 7वां शिलालेख, 7वां शिलालेख, सभी जाति संप्रदाय के व्यक्ति, सभी जाति
संप्रदाय के व्यक्ति सब स्थानों पर रह सकें, सब स्थानों पर रह सकें, क्योंकि सभी आत्म संयम और हृदय की पवित्रता चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। सभी जाति या संप्रदाय की बात कर रहा है, तो सभी जाति या संप्रदाय के व्यक्ति सब स्थानों पर रह सके, क्योंकि सब आत्म संयम और हृदय की पवित्रता चाहते हैं। अब हृदय की पवित्रता की जगह चित्त की शुद्धि लिख देगा तो घबराइएगा मत, बात वही है। ठीक है, हृदय की पवित्रता कहे चाहे चित्त की शुद्धि कहे। ठीक, तो ये किस शिलालेख में मिलता है? 7वें शिलालेख में। अब बात किया जाए 8वां शिलालेख। 8वां शिलालेख, इसमें अशोक ने अपने धम्म यात्रा का जो प्रारंभ है वो अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष किया। मतलब इसमें 8वें शिलालेख में ये इस बात का जिक्र दिखाई देता है कि अशोक ने अपने धम्म यात्रा का प्रारंभ अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष किया, मतलब प्रारंभ किया। और उस यात्रा की शुरुआत कहां से की? तो बोध गया से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष अपनी धम्म यात्रा का प्रारंभ किया, तो आप क्या बताएंगे? 10वें वर्ष धम्म यात्रा का प्रारंभ किया है। और इसकी शुरुआत कहां से किया? बोध गया से। और इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो 8वें दीर्घ शिलालेख से। ठीक है, फिर आइए 9वां शिलालेख। दासों तथा सेवकों के प्रति, दासों तथा सेवकों के प्रति शिष्ट व्यवहार करें, शिष्ट व्यवहार करें। क्या भाई? दासों और सेवकों के प्रति शिष्ट व्यवहार करें। गुरुजनों का आदर करें। जानवरों के प्रति उदारता, जानवरों के प्रति उदारता तथा ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना। मतलब दासों तथा सेवकों के प्रति शिष्ट व्यवहार करिए, गुरुजनों का आदर करिए, जानवरों के प्रति उदारता रखिए, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान दीजिए। इस बात का जो जिक्र है या वर्णन है वो कहां मिलता है? अशोक के 9वें दीर्घ शिलालेख में। ठीक है, फिर 10वां शिलालेख। 10वां शिलालेख, 10वां शिलालेख, अशोक ने यश और कीर्ति की जगह, मतलब जो यश और कीर्ति है इसके स्थान पर धम्म का पालन करने पर बल दिया। धम्म का पालन करने पर क्या किया? बल दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पूछेगा आपसे कि अशोक ने किस शिलालेख में यश और कीर्ति के स्थान पर धम्म का पालन करने पर बल दिया, धम्म का मतलब आप नैतिकता का पालन करें, इस चीज पर जो बल दिया वो 10वें शिलालेख में इसका वर्णन है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए अब 11वां शिलालेख जो है उसको लिख लिया जाए। 11वां दीर्घ शिलालेख अशोक का। ठीक है, इसमें धम्म नीति की व्याख्या की गई है। क्या भाई? धम्म नीति की व्याख्या की गई है। ठीक है, धम्म नीति की व्याख्या क्या, जैसे सुन लीजिए तो आराम से आप उसको लिख भी लेंगे। धम्म तो आप समझते ही हैं, नैतिकता की पॉलिसी थी, तो धम्म नीति ही है पूरी। तो आपसे पूछेगा कि 11वें शिलालेख में क्या है, तो धम्म नीति या धम्म नीति की व्याख्या, पूरे जितने भी जो धम्म पॉलिसी है उसका पूरा विस्तृत वर्णन किस शिलालेख में किया गया है, तो आप क्या बताएंगे? 11वें शिलालेख में। और धम्म नीति क्या है भाई? धम्म जैसा कोई दान नहीं, धम्म जैसी कोई प्रशंसा नहीं, धम्म जैसा कोई बंटवारा नहीं, और धम्म जैसी कोई मित्रता नहीं। ये पूरी जो व्याख्या की गई है धम्म नीति की वो 11वें शिलालेख में की गई है। अब 12वां शिलालेख, 12वां शिलालेख। ठीक है, इसमें क्या बात कहा गया है भाई? सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि हो, सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि हो। ठीक है, मतलब लोग अपने संप्रदाय की प्रशंसा, लोग अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे संप्रदाय की निंदा न करें। बात समझ में आई? अब अच्छे से समझ जाएंगे आप। संप्रदायों से मतलब धर्म से है। ठीक है,
तो सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि हो। ये अशोक अपने 12वें शिलालेख में कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में आईएएस में कई बार आया है, इसको भी वीआई कर लीजिएगा। वैसे तो सारे 14 शिलालेख इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ हैं जो बराबर, जैसे 12वां 13वां कलिंग युद्ध पूछता है, तो कलिंग युद्ध 13वें शिलालेख में वर्णन है। तो सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि हो, मतलब लोग अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे संप्रदाय की निंदा न करें, अर्थात यह शिलालेख धार्मिक उदारता का परिचय भी देता है। ये ध्यान रखिएगा। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि धार्मिक उदारता से पूछ देगा कि कौन सा शिलालेख अशोक का धार्मिक उदारता का परिचय देता है, जिसमें बहुत अच्छे से इसकी बात कही गई है, सभी धर्मों के सामंजस्य की, सभी धर्मों के सार की वृद्धि हो, संप्रदायों के सार की वृद्धि हो। तो ये अशोक का 12वां शिलालेख है। ठीक है, फिर लिखिएगा अशोक का 13वां शिलालेख, अशोक का 13वां शिलालेख। ठीक है, इसमें अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है, हृदय परिवर्तन की बात। ठीक है, कलिंग युद्ध का वर्णन, मतलब कलिंग युद्ध अशोक ने जीता, तो उस कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक का उसी समय हृदय परिवर्तन हुआ, उसकी बात कहाँ की गई है? तो 13वें शिलालेख में की गई है। ठीक है, फिर 14वां शिलालेख, ये लास्ट है। आप लोग भी कहेंगे कितना पढ़ा रहे हैं, तो ये जान जाइए कि ये बहुत ही सब जरूरी है, ये तो हर हाल में आना ही चाहिए। ठीक है, 14वां शिलालेख, इसमें क्या है? अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया, किस शिलालेख में? अशोक के 14वां शिलालेख में। तो ये हमारा आज अशोक का जो अभिलेख टॉपिक था, ये भी खत्म हुआ। मन से पढ़िएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजा आएगा। इंडिया के मैप से और फिर पूरी बातों को जान जाना आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम अशोक के लघु शिलालेख, स्तंभ, गुहा लेख, सब लेके आएंगे। इसके बाद फिर आपका आएगा पूरा ओवरऑल मौर्यकालीन प्रशासन, आर्ट एंड कल्चर, ये सभी चीजें। ठीक है, आप मन लगा के पढ़िए। जितने आपके दोस्त हैं, इस वीडियो को सभी जगह फॉरवर्ड करिए, सबको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि तभी पता चलता है कि आप लोग किस उत्साह से पढ़ रहे हैं। और जो समझ में नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में उस चीज को लिख दीजिए, अगली वीडियो में उसका आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आप मन से पढ़ाई करिए, हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।